सभी को नमस्कार। शब्दों की ही बात है, शब्दों का ही ज्ञान, शब्द शब्द में छिपी है भाषा की पहचान। भाषा एक महासागर है जिसमें शब्दों की लहरें उठती रहती हैं और ये शब्द ही भाषा की पहचान बनते हैं। तो आइए भाषा के इस महासागर में एक और डुबकी लगाते हैं और कुछ नई जानकारी निकाल कर लाते हैं। क्या आप जानते हैं आज हम कौन सी नई जानकारी प्राप्त करने वाले हैं? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अभी तो हमें समास की यात्रा पूरी करनी है। तो आइए अगले समास पर चलते हैं और हमारा अगला समास है अव्ययी भाव समास। लेकिन हमेशा की तरह पहले हम दृष्टि डालेंगे पिछले वीडियोस में पढ़ी हुई बातों पर और एक बार दोहराएंगे उन सभी बातों को। अब तक हम समझ चुके हैं अपने 5 समास तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इन सभी समासों की पहचान पर भी आइए एक दृष्टि डाल लेते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय बीच के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जैसे पाठशाला। इसका विग्रह यदि हम करते हैं तो देख रहे हैं कि बीच में कारक चिन्ह आ जाते हैं जो समस्त पद बनाते समय लुप्त हो जाते हैं। दूसरा कर्मधारय समास। इस समास में पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण बन जाता है और इन दोनों में विशेषण और विशेष्य संबंध होता है, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। द्विगु समास में पूर्व पद एक संख्यावाची विशेषण होता है और इसका समस्त पद एक पूरे समूह का बोध कराता है, जैसे पंचमुख, 5 मुखों का समूह। इसका पूर्व पद एक संख्यावाची विशेषण है। द्वंद्व समास, जहां दोनों पदों के बीच द्वंद्व होता है, अर्थात दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं और ये अधिकतर एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, जैसे सुख दुख, सुख और दुख। अंतिम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और यही तीसरा पद प्रधान भी होता है, जैसे महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात गांधी, और यही वह तीसरा पद है जो प्रधान माना जाएगा। क्या आपको याद है हमारा अगला समास कौन सा है? बिल्कुल सही, हमारा अगला समास है अव्ययी भाव समास। तो आइए इसे समझ लेते हैं। अव्ययी भाव शब्द अव्यय से बना है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय यानी जो व्यय ना हो, वे शब्द जो हिंदी में अविकारी शब्द भी कहलाते हैं, वे शब्द जिन पर कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। पहले प्रकार के शब्द हैं क्रिया विशेषण शब्द, यानी वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। दूसरे प्रकार के शब्द हैं संबंध बोधक शब्द। ये वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करते हैं। तीसरे प्रकार के शब्द हैं समुच्चय बोधक शब्द। ये वे शब्द हैं जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और अंतिम है विस्मयादि बोधक शब्द, यानी वे शब्द जो हमारे मन के विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने का कार्य करते हैं। इन अविकारी शब्दों की एक पहचान और भी होती है। इन पर वाक्य में लिंग, वचन या कारक के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये सभी शब्द जब हम वाक्य में प्रयुक्त करके देखते हैं तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। तो यही वे अव्यय शब्द हैं जो हमारे अव्ययी भाव समास का आधार बनते हैं। आइए अब हम अपने अव्ययी भाव समास को समझने का प्रयास करते हैं।
अव्ययी भाव समास। इस समास में प्रथम पद एक अव्यय शब्द होता है, यानी प्रथम पद यदि हम देखेंगे तो वही चार प्रकार के शब्दों में से कोई एक शब्द होगा जो अभी अभी हमने समझे थे, और यही प्रथम पद प्रधान भी माना जाता है, अर्थात उसका अर्थ प्रधान होता है। कैसे, वो हम समझ लेते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप बिल्कुल नहीं बदलता, क्योंकि वह एक अविकारी शब्द है। जैसे हमारे पास समस्त पद है आजीवन, इसमें प्रथम पद है आ, जो कि एक अव्यय है, और इसका विग्रह करते समय हम लिखेंगे जीवन भर। इसी प्रकार से हमारे पास समस्त पद है यथाविधि, जिसमें प्रथम पद है यथा, जो कि एक अव्यय है, और उत्तर पद है विधि, जिसका विग्रह करते समय हम लिखेंगे विधि के अनुसार। तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है वह अव्यय के आधार पर ही निकल रहा है। आइए इस बात को कुछ और उदाहरणों के साथ समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ समस्त पद हैं जो अव्ययी भाव के समस्त पद हैं, और साथ में उनका समास विग्रह भी हमारे पास है। पहला समस्त पद हम पढ़ चुके हैं, आजीवन यानी जीवन भर, यथा सामर्थ्य यानी सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार, भर पेट पेट भर कर। इन सभी समस्त पदों में यदि हम ध्यान दें तो देखेंगे कि इनका प्रथम पद एक अव्यय ही है। जैसे आ, यथा, यहाँ भी यथा, यहाँ भी यथा, यथा क्रम में भी यथा, और यहाँ पर भर। ये सभी वे अव्यय हैं जो अव्ययी भाव समास को एक आकार देते हैं, एक पहचान देते हैं। अब हम अव्ययी भाव समास के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने जा रहे हैं। अव्ययी भाव समास तीन प्रकार के शब्दों में पाया जाता है, यानी हम इन तीन प्रकार के शब्दों को देखकर अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं। वे तीन प्रकार के शब्द कौन से हैं? पहले शब्द वे हैं जो उपसर्गों के द्वारा बनते हैं, जैसे आजीवन। यहाँ हम देख रहे हैं कि आ एक उपसर्ग है जो इस समस्त पद को बना रहा है। दूसरे समस्त पद में भी प्रति एक उपसर्ग है। तो आजीवन, प्रतिदिन, ये वे शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास के समस्त पद कहलाते हैं, और इनका निर्माण उपसर्गों के माध्यम से हो रहा है। दूसरे प्रकार के शब्द वे हैं जहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जैसे घर घर। यहाँ हम देख रहे हैं कि घर घर में और रोज रोज में एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पर इनका विग्रह हम करेंगे घर के बाद घर, या हर घर भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पर रोज रोज को हम हर रोज करके विग्रह करेंगे। तो यह अव्ययी भाव समास की दूसरी पहचान हुई। तीसरे प्रकार के शब्द वे शब्द जिनके बीच में बिना किसी संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन जुड़ जाता है, वे किस प्रकार के शब्द होते हैं? हाथों हाथ, दिनों दिन। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाथ शब्द में ओ की मात्रा आ गई है, और इस शब्द का एक विशेष अर्थ भी निकल रहा है। इसका विग्रह हम कैसे लिखेंगे? हाथ ही हाथ में। इसी प्रकार से दिनों दिन को हम कैसे विग्रह करेंगे? हर दिन। इनको वाक्य में प्रयुक्त करके हम और अधिक स्पष्ट रूप से इनको समझ सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो हमने देखा अव्ययी भाव समास की पहचान के लिए तीन प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं, और ये तीनों ही प्रकार के शब्द अव्ययी भाव समास से जोड़े जाते हैं। तो अब हमने समझ लिया अव्ययी भाव समास को भी, और अब हम समझ चुके हैं समास के कुल भेद यानी 6 भेद: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। तो यहाँ आकर लगता है कि हमारी यात्रा
लगभग समाप्त हो चुकी है। तो अब तक की जानकारी के आधार पर अब आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास प्रश्न है। इसके उत्तर को खोजें और अपने ज्ञान की जांच करें। अगले वीडियो में हम इस यात्रा को संपूर्ण करने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।